A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Respected and dear students of class 8th, आज मैं आपके सामने जो है टॉपिक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आपकी जो हिस्ट्री है उसमें आता है। ठीक है, और ये T2 में आता है, T1 में आता है, ओके सॉरी। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, अगर आप देखेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद आज़ाद हुआ, उसके बाद एक नया नेशन बन गया। और अभी पूरी तरफ से ये यूँ समझो कि एक फिट नेशन नहीं था, क्योंकि अभी ये इंडिपेंडेंस ताज़ा इन्होंने आज़ादी हासिल की थी हमने, तो उसके बाद ये यूँ सब बिखरा हुआ था। तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, उसमें एक बहुत सारी चैलेंज उसके सामने थे। तो जैसे कि आपको को पता है कि पार्टीशन जो हुआ, यानी कि जो इंडिया को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक का नाम इंडिया रखा गया और दूसरा का नाम पाकिस्तान रखा गया। तो पाकिस्तान जो है प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्री है और इंडिया प्रिडोमिनेंटली हिंदू कंट्री है। और जो हिंदू पाकिस्तान में रहते थे उन्होंने माइग्रेट किया इंडिया की तरफ, और जो इंडिया के जो मुसलमान थे जहाँ इंडिया में रहते थे और वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। इसको हम पार्टीशन कहते हैं। और इससे एक तकरीबन 8 मिलियन, आप अंदाज़ा करेंगे 8 मिलियन लोग जो है इन्होंने या तो पाकिस्तान से यहाँ आए और या कुछ यहाँ तो वहाँ गई। ठीक है, एक बहुत बड़ी माइग्रेशन जो है दोनों साइडों से स्टार्ट हुई। और उसके बाद अगर हम करेंगे कि पीपल है टू फाउंड ए होम एंड जॉब, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी उस वक्त लोगों की, जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान से यहाँ आ गए, तो इनके लिए वहाँ पर प्रॉब्लम थी कि पहले इनको वहाँ पर रहने के लिए मकान चाहिए था, जॉब्स चाहिए था, जॉब्स चाहिए था, बाकी चीज़ें थी। तो देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और एक और बात यहाँ पर थी, ये तो एक मेन प्रॉब्लम थी पार्टीशन की वजह से जो कुछ हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद। तो उसके बगैर आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन इंडिया में उस वक्त 500 प्रिंसली स्टेट्स थी, जहाँ पर छोटे छोटे बादशाह, छोटे छोटे राजा हुकूमत करते थे। उनको अपने साथ में लाने के लिए जो इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त थी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और हाँ, ज्वाइन द न्यू कंट्री, द प्रॉब्लम ऑफ द रिफ्यूजीज। उसके बाद जो रिफ्यूजीज़ आए, मतलब मैं इंडिया की बात करूँ, जो पाकिस्तान से रिफ्यूजीज़ आए हिंदू, तो उनको उनके लिए जो है इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, एड्रेस करना था उस वक्त। क्योंकि आपको पता है कि जब बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और ना इनके पास खाने का कुछ है, ना इनके पास पीने के लिए कुछ है, ना इनकी अपनी जगह है, ना इनकी ज़मीन है, कुछ है, तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज उस वक्त थी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम तो आपको पता ही है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कितना डिरेवर था उस वक्त। तो आगे चलते हैं। तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, वो इंडिया में तकरीबन 1947 में इंडिया तकरीबन 345 मिलियन उसकी आबादी थी। ठीक है, ठीक है, इट वाज आल्सो डिवाइडेड। अगर आप कहेंगे कि ये डिवाइडेड थी, यानी कि कुछ यहाँ पर कुछ कहीं इस योकनगामा तो कहीं इस होकनगामा। देयर वर डिवीजन बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट। ठीक है, वहाँ पर कास्ट सिस्टम है इंडिया में, ये आप सब जानते हैं, अभी भी मौजूद हैं। और बहुत बड़ा डिवीजन था, डिफरेंस था उनके दरमियान। ठीक है, मेजॉरिटी जो वो हिंदू कम्युनिटी थी और बाकी जो थे माइनॉरिटी में मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, बाकी थे। ठीक है, द सिटीजन्स ऑफ दिस वास्ट एंड स्पोक मैनी लैंग्वेज। ठीक है, रोट मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस। अगर आप ड्रेस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, रिलीजन की बात करें, एक बहुत एक डिफ्रेंशिएटेड कंट्री था, जैसे कि आपको पता आज भी है। सो उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी यूनिटी, यानी कि अगर जितने भी फैथ हैं, जितने भी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, क्या कुछ भी है, इनमें एक यूनिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस वक्त थोड़ा बहुत यूनिटी में कोई गड़बड़ होता तो उस वक्त जो इंडिया है वो फ्रेगमेंटेड हुआ होता। ठीक है, फार्मर्स की बात करें, पीजेंट्स की बात करें, तो ये उस वक्त मानसून पर डिपेंड हुआ। आज भी इंडियन एग्रीकल्चर जो है, इसको हम कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर इज़ अ गैम्बल ऑफ मानसून। ये इंडिया के यूँ समझो एक गैम्बल है, एक कशर पर जार मानसून के लिए। ये मानसून ये तो कैसे इंडिया अगर न कहीं आओ, तो अगर तुम कर जार गिंदान, इंडिया के गिंदान जार, हम कर मेहनत मशक्कत, पता अगर मानसून अल्लाह ताला मेहरबानी से आ मानसून ये हवा आए, पता आए रूद पे असल पे तो बनो, अगर न कहीं तो ये मेहनत कर गई सुर जाय। ठीक, ये बेटिंग।
for their survival. So did the non-farm sector of the rural economy. For it, the crops favored barbers, carpenters, weavers, and other service groups would not get paid for their service either. तो आपको पता था उस वक्त जो लोग थे वो ज़्यादातर ज़मींदारी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, उनका जो ज़्यादातर डिपेंडेंस था खेती बाड़ी। अगर खेती बाड़ी नाकाम होती तो हर कोई सेक्टर, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, वीवर्स, कारपेंटर्स, बार्बर, जो भी है, उन पर उसका इनडायरेक्ट असर पड़ता था। अगर आप फैक्ट्री की बात, सिटीज़ में बात करें, सिटीज़ की बात करें, तो वर्कर जो वहाँ पर स्लम्स में रहती थी, स्लम पता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर रहने के लिए बहुत ज़्यादा लोग बसते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो फिल्थी एरिया होता है, वहाँ पर जो ड्रेनेज का सिस्टम है या बाकी जो जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो यूँ समझो क्राउडेड एरियाज़ होते हैं विदाउट ऑल द मॉडर्न फैसिलिटी, जिसको हम स्लम एरियाज़ कहते हैं। ठीक है, आज भी इंडिया में बहुत बड़े मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली में है, बहुत बड़े बड़े स्लम्स हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आज का जितने भी मॉडर्न चीज़ें बनती हैं वो इन स्लम एरिया में ही बनती हैं। In crowded slums with little access to education or health care, clearly the new nation had to lift its mass out of the poverty. यानी कि यूँ समझो कि उस वक्त जो बहुत प्रॉब्लम्स थी, और एक बात ये थी, स्लम्स में या जो रूरल एरियाज़ में लोग थे, गरीब थे, उनके पास एजुकेशनल जो है एक्सेस नहीं था। तो सबसे बड़ी और एक बात बड़ी प्रॉब्लम थी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जो जो थी, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जॉब्स क्रिएशन करना, एजुकेशनल आम करना, बाकी चीज़ें। ठीक है, और यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड गो हैंड इन हैंड। इनको एक तरफ से डेवलपमेंट का काम करना था और एक तरफ से यूनिटी कायम रखनी थी। ठीक है, तो द डिवीजन बिटवीन द सेक्शंस ऑफ इंडिया वर नॉट हीवर्ड, दे वुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली इफेक्ट। इनको पता था कि अगर ये डिवीजन जो कास्ट के दरमियान है, जो मुख्तलिफ रीजन्स के दरमियान है, मुख्तलिफ रिलीजन्स के दरमियान है, अगर इनको पार्ट नहीं किया गया तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा लावा फटता था और उस वक्त इंडिया और बिखर जाता। ठीक है, तो हाई कास्ट जो थे वो लो कास्ट के साथ, हिंदू मुसलमानों के साथ, ईसाई और के साथ ऑल टाइम ये तो एक यूँ समझो आज भी अगर आप देखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, इस एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने में की ही बहुत चीज़ें हैं जो एक किसी भी क्या कहते हैं पार्टी को जितवा सकते हैं और किसी को हरा सकते हैं। ठीक है, यही इन्होंने एक मता बनाया है, हिंदू मुस्लिम हाई कास्ट लो कास्ट, ये मुद्दे आज भी चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक एक सिनेरियो है, मैंने आपको सामने रख दिया कि इस वक्त हालात ये थे। ठीक है, तो इंशाल्लाह रहमान जो इसके आगे हम चलेंगे कल, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पे हम ये डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे वीडियो बना के आपके सामने रखें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।